सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। रेगुलेशन 26 के शुरू के रेगुलेशन 26 में हमने एलिजिबिलिटी देखी फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड कंपनीज। दोस्तों, अब तक हमने दो तरह के कंडीशंस देखी। एक को हमने शुरू में हमने कहा बेसिक कंडीशंस। अगर आप बेसिक कंडीशंस पूरी कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, और अगर आप बेसिक कंडीशंस पूरी नहीं कर पाओगे तो आपको अल्टरनेटिव दो कंडीशंस हमने बताई। अगर आप वो दोनों कंडीशंस को पूरा कर लो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद रेगुलेशन 26 की आपने यानी बेसिक कंडीशंस या अल्टरनेटिव कंडीशंस में से कोई एक पूरी कर ली। उसके बाद फर्दर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, रेगुलेशन 26 की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आइए हम उन्हें डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलेशन 26 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। एन इशूअर मेकिंग अ पब्लिक इशू shall satisfy the conditions listed above। listed above का मतलब बेटा जो आपने बेसिक कंडीशंस और अल्टरनेटिव कंडीशंस देखी। लिस्टेड अबव का मतलब वो है जो कंडीशंस आप ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख चुके हैं। As on the date of filing of the draft of a document with SEBI and also on the date of registering the document with SEBI। तो आपको बेटा पता है कि किस वक्त पूरी करनी है। रिलेवेंट डेट का मतलब आपको वो रिक्वायरमेंट किस वक्त पूरी करनी है। शाबाश, तो आपने ऑलरेडी सीख लिया बेटा कि पहले एक इशूअर है। इशूअर ये लास्ट में आरओसी करिए, पहले तो ये आरओसी करिए लास्ट में बेटा। इशूअर और आरओसी को फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। इससे पहले ड्राफ्ट तैयार होगा। फाइनल से पहले क्या तैयार होगा? ड्राफ्ट तैयार होगा। ठीक है, यहाँ ड्राफ्ट में क्या करते हैं आप? सेबी के पास भेजते हैं। ड्राफ्ट में क्या भेजते हैं? सेबी के पास भेजते हैं। जब सेबी उसमें चेंजेस करवा देती है फिर आप आरओसी के पास भेजते हैं। तो किस वक्त आपको बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी है, ये बात हम आपको यहाँ समझा रहे हैं बेटा। ध्यान से आप सुनिए। कहते हैं जी यहाँ पर भी होनी चाहिए और यहाँ पर भी होनी चाहिए। या तो बेसिक कंडीशंस पूरी कीजिए, बेसिक कंडीशंस पूरी कीजिए बेटा, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव कंडीशंस को पूरा करने की बात करिए, या अल्टरनेटिव कंडीशंस को पूरा करने की बात करिए। अल्टरनेटिव रूट से जाइए या फिर बेसिक कंडीशंस को पूरा आप कीजिए। दोनों में से कोई एक काम करेंगे तो बेटा हम आपको ये रिलेवेंट डेट इसके लिए बताइए। एन इशूअर मेकिंग अ पब्लिक इशू shall satisfy the conditions listed above as on the date of filing of draft of a document with SEBI and also on the date of registering the document with ROC। तो दोनों ही डेट पर आपको ये कंडीशंस पूरी करनी है जो कंडीशंस ऊपर हम देख चुके हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को। शाबाश, आई थिंक ये बात क्लियर है। चलिए अब हम दूसरी बात करेंगे, इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी नोट करेंगे। आप नोट कर लेंगे बेटा इस बात को। आप 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। शाबाश शाबाश। An issuer making a public issue shall satisfy the conditions listed above as on the date of filing of draft offer document। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वाले दिन भी दोनों जगह आपकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग एंड ऑल्सो ऑन। ऑल्सो का मतलब क्या है? हाँ समझ गए बेटा। ऑल्सो का मतलब समझ गए ना बेटा? ऑन द डेट ऑफ रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट विद आरओसी। आरओसी के साथ जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया उस दिन भी वो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए थी।
चलिए हम रेगुलेशन 26 को एक्सप्लोर कर रहे हैं बेटा इन डेप्थ। इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले सेशन में आपके साथ, जैसे भी आपके बैच के साथ हर बैच के सॉल्यूशंस मैं अलग प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके बैच के साथ जितने भी बैचेस चल रहे हैं, हर बैच के साथ सॉल्यूशंस अलग प्रोवाइड करने का अलग अलग सिस्टम है। शाबाश। कहीं पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं, कहीं पे व्हाट्सएप पे करते हैं, कहीं पे कॉलिंग फैसिलिटी दी है स्टूडेंट्स को, कहीं पे मैं विजिट करता हूँ। तो जो जो फैसिलिटी आपको मैंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए दी है, वहाँ आप इस इशू को रेज कर सकते हो, कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो। An issuer may make a IPO of convertible debt instrument without making a prior public issue of its equity shares and listing thereof। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब आप आईपीओ करें तो आप डायरेक्टली शेयर्स इशू करें। ये जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली शेयर इशू करें, आप डायरेक्टली कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात कह रहे हैं। एन इशूअर मे मेक एन आईपीओ ऑफ कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। नोट कर लीजिए बेटा, इजी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। An issuer may make an IPO of convertible debt instruments without making a prior public issue of its equity shares and listing thereof. An issuer may make an IPO of convertible debt instruments without making a prior public issue of equity shares and listing thereof। शाबाश बेटा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा कि इशूअर इक्विटी शेयर्स इशू और लिस्टिंग दोनों बात है ना बेटा। पब्लिक इशू करोगे तो लिस्टिंग कंपलसरी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। ये ध्यान से आप सुन लीजिए। जहां आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे, यानी जहां आप आईपीओ करेंगे, तो आईपीओ और लिस्टिंग का तो सीधा संबंध है ना। जहां आईपीओ होगा वहां लिस्टिंग तो होगी ही होगी ना, है ना। कुछ लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, इस कंसेप्ट पे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं रहना। लिस्टिंग इज कंपलसरी बेटा, लिस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर आईपीओ, राइट बेटा। और लिस्टिंग इज मैंडेटरी, दो पॉइंट ही हैं इसमें। लिस्टिंग इज मैंडेटरी बोल रहा है, तो दूसरी बात ये बोल रहा है कि आप इक्विटी शेयर्स इशू करने के तो कर ही सकते हैं, और अगर आप इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहते तो कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी आप इशू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मिनिमम अलोटीज की बात करेंगे। नोट कर लिया बेटा आपने? चलिए आप नोट करिए। एन इशूअर में मेक एन आईपीओ ऑफ कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेकिंग अ प्रायर पब्लिक इशू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एंड लिस्टिंग देयरऑफ। चलिए, अगर छूट गया है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे बेटा, मिनिमम अलोटीज की बात करेंगे। An unlisted public company shall make an allotment pursuant to public issue or offer for sale. An unlisted public company shall make a allotment pursuant to a public issue। या तो पब्लिक इशू का मतलब क्या है कि नए शेयर इशू कर सकते हो, और ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी शेयर्स इशू हो चुके हैं, यानी जो शेयर्स प्रमोटर के पास हैं, प्रमोटर अपना हिस्सा कम कर देंगे तो उसे बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। और ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और एनी सिक्योरिटी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ओनली इफ द प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज आर नॉट लेस देन 1000 इन नंबर्स। जब उनकी संख्या 1000 से कम नहीं है। जब उनकी संख्या मतलब मिनिमम अलॉटीज, मिनिमम कितने होनी चाहिए? नॉट लेस देन 1000 इन नंबर्स। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आपको 2-3 नंबर तो एग्जाम में जरूर दिला सकता है। 2-3 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है। 2-3 नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे बेटा, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब आगे जो आज का जो आगे का सेशन है वो बहुत टेक्निकल है, इसलिए उसका एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगा, तो आप नोट करेंगे, ठीक है। आइए बेटा उसको नोट करेंगे बेटा। द इशूअर, आइए बेटा नोट करेंगे।
द इशूअर शेल नोट, बहुत ध्यान से बेटा आपने बात नोट करनी है, मेरे साथ साथ चलना है, शेल नोट मेक एन आईपीओ, मेक एन आईपीओ, इशूअर शेल नोट मेक एन आईपीओ, ठीक है, if as on the date of, if as on the date of registering the prospectus, registering the prospectus, अब आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं नहीं बताऊंगा अब आपको ये बात, अब तक आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस कहाँ रजिस्टर होता है. registering the prospectus, if is and the date of registering the prospectus, ठीक है, पता होना चाहिए ना बेटा. अब बताओ, चलो शाबाश. चलो मैं लिख देता हूँ विद द आरओसी. हाँ चलिए, रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, देयर आर, सुन लीजिए ध्यान से, अब ये पॉइंट, आगे पॉइंट याद रखने वाला है. देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग, देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, outstanding convertible securities. With the ROC, there are any outstanding convertible securities or any other right, which would entitle any person, which would entitle any person, ठीक है. The issuer shall not make an IPO if, as on the date of registering the prospectus with the ROC, there are any outstanding convertible securities or any of other right which would entitle any person, any option to receive equity shares, शाबाश. आप एक बारी बात यहाँ पे नोट करेंगे, आप नोट करेंगे बेटा पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा. An issuer shall not make an IPO if, as on the date of registering the prospectus with the ROC, there are any outstanding convertible securities or any other right which would entitle any person any option to receive equity shares. ठीक है. After the IPO, ठीक है, after the IPO, except in following cases, मैं आपको बताता हूं कि क्या समझाना चाह रहे हैं आपको ये. देखिए, दिस इज आईपीओ, यहाँ पे आईपीओ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू हुए थे, यहाँ पर कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू हुए थे, ठीक है,
आप ध्यान से बात को नोट करेंगे, यहाँ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू हुए थे और यहाँ आईपीओ हो रहा है, और यहाँ पे ये है इनकी कन्वर्जन डेट। कन्वर्जन डेट, कन्वर्जन डेट देखो आईपीओ के बाद आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से सुनो बात बेटा, कन्वर्जन डेट आईपीओ के बाद आ रही है, और यदि कन्वर्जन डेट आईपीओ के बाद आ रही है तो दिस आईपीओ इज नॉट अलाउड। ठीक है, इफ conversion date is after IPO, if conversion date is after IPO, then IPO is not permitted, IPO is not permitted. but ध्यान से नोट करना, in exceptional circumstances IPO is allowed, IPO is allowed. तो दोनों बात बेटा आपने नोट करनी है, दोनों बातें आपने नोट करनी है। इफ कन्वर्जन डेट इज आफ्टर आईपीओ, जैसा कि आप देख रहे हैं कन्वर्जन डेट आफ्टर आईपीओ आ रही है बेटा, ये है आईपीओ और ये है कन्वर्जन डेट। बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आईपीओ इज अलाउड, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो आईपीओ इज अलाउड। आईपीओ क्या है बेटा? अलाउड है। आइए हम चेक करेंगे कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जहां आईपीओ अलाउड होगा। आइए नोट करिए बेटा, अ पब्लिक इशू made during the convertible convertible debt instruments, convertible debt instruments which were issued through नोट कीजिए बेटा, थ्रू एन अर्लियर आईपीओ अब आप ये जो इफ के बाद है ये बहुत ध्यान से आपने समझना है, यही समझने की चीज है इसके अंदर। इफ के बाद क्या कह रहा है, ध्यान से आप सुनेंगे। इफ द कन्वर्जन प्राइस होगा ना बेटा, कि आपने हमें 1 लाख रुपए डेब्ट दिए थे, अब आपके 1 लाख रुपए के डेब्ट को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एक शेयर कितने का देंगे आपको? आप ध्यान से सुन लीजिए बात। आपने हमें 1 लाख का कन्वर्टेबल डेब्ट दिया था जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना था। अब उस 1 लाख रुपए के बदले में हम आपको कितने रुपए का एक इक्विटी शेयर देंगे? ठीक है, मान लो हम 100 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं, तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 1000 शेयर्स देने पड़ेंगे। 200 रुपए का शेयर दे रहे हैं एक, ठीक है, समझ में आई बात? 200 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं तो हम कितने शेयर्स आपको देने पड़ेंगे? अगर मान लो हम आपको 1000 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं तो कितने शेयर हमें आपको देने पड़ेंगे? 100 शेयर देने पड़ेंगे। तो कन्वर्जन किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे? समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? इफ द कन्वर्जन प्राइस, आप नोट करेंगे बेटा, इफ द कन्वर्जन प्राइस ऑफ सच कन्वर्टेबल, इफ द कन्वर्जन प्राइस
of such convertible debt instruments if the conversion price of such convertible debt instruments was determined मतलब फिक्स किया था and disclosed in the determined and disclosed in the prospectus of earlier issue of convertible सिक्योरिटीज। भाई बहुत ध्यान से आपने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से आपने नोट कर लेना है इस चीज को। इफ के बाद बेटा बता रहा हूं, इफ द कन्वर्जन प्राइस ऑफ सच कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, भाई आप किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, वाज डिटरमाइंड यानी फिक्स कर लिया था, वाज का मतलब था, कर लिया था वाज, एंड डिस्क्लोज मतलब डिस्क्लोज कर दिया था, यानी फिक्स भी पहले कर लिया था, डिस्क्लोज भी पहले कर लिया था, फिक्स करके डिस्क्लोज कर दिया था। कहां डिस्क्लोज किया था, कहां बताया था, इन द प्रोस्पेक्टस, कौन से प्रोस्पेक्टस, ऑफ अर्लियर इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, हम अर्लियर इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में बता दिया था, फिक्स करके बता दिया था। देन 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 बेटा फिर क्या होगा कि आपको आप इस कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर पाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ऊपर पढ़ा कि अगर कन्वर्टेबल डेब्ट पेंडिंग है तो आईपीओ नहीं हो सकता। ऊपर आपने ये पढ़ा कि कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अगर पेंडिंग है, इसलिए उनको बोल रहे हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। किन को पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोल रहे हैं, ठीक है, जो आज डेब्ट है, जो आज डेब्ट है, जो आज डेब्ट है, जो आज डेब्ट है वो कल शेयर हो जाएंगे, वो कल इक्विटी शेयर हो जाएंगे। जो आज डेब्ट है वो कल इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे। जो आज डेब्ट है वो कल इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे। ये मैंने यहाँ आपके समझाने के पर्पस के लिए लिखा इस बॉक्स के अंदर। जो आज डेब्ट हैं वो कल इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे, जो आज डेब्ट हैं वो कल इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे। इसीलिए इन्हें कह रहे हैं पोटेंशियल, इसीलिए इन्हें क्या कह रहे हैं बेटा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो कन्वर्जन पेंडिंग है तो आईपीओ नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कर पाओगे। सुन लो ध्यान से, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कर पाओगे। आइए इसका दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। पहला तो हमने पढ़ा पब्लिक इशू, ये वाला पहला समझ में आया आपको, ठीक है बेटा, आप फीडबैक देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे। सेकंड इसका जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान से सुनेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन, जो भी आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस पड़े हैं, यानी ये सिक्योरिटी होल्डर का ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करना चाहे या ना चाहे, तो इसलिए उसे ऑप्शन बोल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय, यानी जहां आपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिए थे, ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज pursuant to employee stock option scheme,
भाई एम्प्लॉयज को आपने स्टॉक ऑप्शन स्कीम दी थी, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और वो भाई एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया था आपने स्टॉक खरीदने के लिए, और वो आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग है। भाई आपने एम्प्लॉयज को दिया था शेयर्स, यानी यार सुन लो ध्यान से, अब कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे इशू कर दिए थे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। भाई कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट तो इशू कर दिए थे आपने, ये बात मान ली आपकी। आप कहते हो आईपीओ, आप कहते हो आईपीओ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, चलो आईपीओ भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, अब आईपीओ के बाद, ठीक है, कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करने के बाद, कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करने के बाद हमारे पास कुछ एम्प्लॉय ऑप्शन स्कीम पेंडिंग पड़ी है। अब वो तो देने पड़ेंगे ना भाई एम्प्लॉयज को। अगर उन्होंने पॉजिटिव में ऑप्शन को अगर अवेल कर लिया है एम्प्लॉयज ने, फिर ये रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी, यानी फिर आप एम्प्लॉयज को शेयर दे पाओगे। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज, ठीक है भाई, आपने पहले कहा कि कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग है तो आईपीओ नहीं कर पाओगे, मान ली बात आपकी। लेकिन भैया हमारे एम्प्लॉयज के ऑप्शंस पेंडिंग आ गए हैं, तो उनको शेयर्स तो देने पड़ेंगे ना एम्प्लॉयज को, क्योंकि उन लोगों ने ऑप्शन अवेल कर लिया है। ठीक है, समझ में आई बात क्या नहीं? आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय परसुएंट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस, आप ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, framed in accordance, framed in accordance, framed in accordance। अब जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम बनाई है वो कैसे बनाई होगी आपने, उसकी फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद द रिलेवेंट गाइडेंस, रिलेवेंट गाइडेंस नोट, रिलेवेंस गाइडेंस नोट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई जो भी गाइडेंस नोट हैं और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, आपने उनके अकॉर्डिंग बनाई है। भाई उनके अकॉर्डिंग बनाई है, एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देने के लिए रोक नहीं है, चाहे आपके कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग है। सिंपल भाषा में सुन लो भाई, अगर आपके कन्वर्टेबल डेब्ट पेंडिंग है तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो कि आपने कैसे बनाई है, रिलेवेंट गाइडेंस नोट, सेबी के जो रिलेवेंस गाइडेंस नोट है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने अगर बनाई है उसे, फिर हम आपको रोकेंगे नहीं, आपको टोकेंगे नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के पेंडिंग होने के बावजूद आप एम्प्लॉयज को शेयर दे सकते हो। आप सेकंड पॉइंट को नोट कर लीजिए। शाबाश बेटा, तो शाबाश। एक 2010 के अंदर बेटा ध्यान देना, पहले तो ये दो ऑप्शन होते थे, सिर्फ दो ही सिचुएशंस थी। तीसरी एक और सिचुएशन डाल दी है, 2010 के अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई है। तीसरी सिचुएशन पहले नहीं थी, इसलिए कुछ किताबों में थर्ड सिचुएशन नहीं है। जिन किताबों ने खुद को अपडेट नहीं किया उन किताबों के अंदर थर्ड सिचुएशन नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको थर्ड सिचुएशन भी बताऊंगा यहाँ पर। थर्ड सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। फुल्ली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं बेटा, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप आउटस्टैंडिंग, फुल्ली पेड अप हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है। समझ गए बात सारी बेटा, एक एक वर्ड को अच्छे से समझ गए। फुल्ली पेड अप है, कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग है, यानी ऑप्शन अभी एक्सरसाइज करना है, और कन्वर्टेबल है। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। हमें सर एक एक वर्ड का मतलब पता है, ठीक है भैया, हम आगे चलते हैं। विच आर रिक्वायर्ड, विच आर रिक्वायर्ड, विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड, और जिन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड, जिन्हें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कब? ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, ठीक है। द डेट ऑफ, द डेट ऑफ, द डेट ऑफ, सुन लो कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ, सुन लो बेटा पहले कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, red herring prospectus in case of book issue, in case of book build, in case of book building, in case of book building, or the prospectus, or the prospectus in case of fixed price, in case of fixed price, as the case may be. Red herring prospectus, red herring prospectus in the case of book building, or prospectus in the case of fixed price, as the case may be, as the case may be. चलिए बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को नोट करेंगे, इस बात को समझेंगे, बहुत ध्यान से आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन है, 2010 में इंसर्ट की गई है, ठीक है। फुली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आपके पास पड़ी हैं, जो फुली पेड अप है, आउटस्टैंडिंग है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड, या तो ऑन और बिफोर द डेट, ऑन या तो ऑन द डेट ऑफ, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, बोल रहे फाइलिंग ऑफ रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होएगा। या तो आप रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो, या तो आप रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो, या आप प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो, दोनों में से कोई एक काम कर रहे होगे, ठीक है। इन केस ऑफ, एज द केस में भी, यानी आप या तो उस दिन कर दो जिस दिन आप ये फाइलिंग कर रहे हो, या उससे पहले कर दो, कन्वर्ट कर दो। फुली पेड अप कन्वर्जन पेंडिंग है तो उन्हें कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाओ। आप उन्हें कन्वर्ट कर दो, हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको टोकेंगे नहीं, है ना बेटा। आप कन्वर्ट कर दो उसे, फिर हम आपको रोकेंगे भी नहीं और टोकेंगे भी नहीं आईपीओ करने से। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ऑफर फॉर सेल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल भाई, आईपीओ, या तो आईपीओ में आप नए शेयर इशू कर रहे हो, या जो शेयर्स पब्लिक को नहीं दिए थे। आईपीओ का मतलब, कुछ लोग तो ये मानते हैं आईपीओ का मतलब नए शेयर इशू करना होता है। नहीं भाई, अभी उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आईपीओ का मतलब ये होता है बेटा कि पब्लिक को पहली बार दे रहे हो। आईपीओ का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि नए शेयर इशू कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग इस तरह से, कुछ किताबें इस तरह से बताती हैं तो वो गलत है मेरे हिसाब से। जो लोग इस तरह से पढ़ा रहे हैं वो भी गलत, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आईपीओ का मतलब नए शेयर इशू नहीं करना होता। आईपीओ का मतलब होता है पब्लिक को पहली बारी शेयर देना। समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई? तो जब आप पब्लिक को, जैसे प्रमोटर, जैसे देखो बेटा, दो कंपनी है, दो तरह की कंपनी की बात कर रहा हूं मैं बेटा। एक कंपनी ऐसे है कि जिसने एक आइडिया बनाया, आइडिया चलाया, आइडिया को कंसीव किया, बिलीव किया, अचीव किया। एक आइडिया कंसीव किया, उस पर विश्वास किया और सक्सेस को अचीव किया, और उसके बाद वो पब्लिक इशू कर रही है। यानी प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर्स हैं, प्रमोटर अपना शेयर पब्लिक को दे रहा है, तो उसे कहेंगे ऑफर फॉर सेल। और अगर प्रमोटर शुरू से ही अप फ्रंट ही, प्रमोटर्स अप फ्रंट ही, शाबाश ध्यान से सुन लो, अगर प्रमोटर
अप फ्रंट ही नए शेयर इशू कर रहा है तो उसे बोलेंगे, उसे भी हम आईपीओ ही बोलेंगे, और ऑफर फॉर सेल को भी हम आईपीओ बोलेंगे। तो नए शेयर इशू हो रहे हैं या तो फिर ऑलरेडी इशूड शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल क्या है, आइए बेटा आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ कर रहे हैं, और उसके अंदर हम कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल, यानी रेगुलेशन 26 कंटिन्यू है। ये रेगुलेशन 26 कंटिन्यू है, और रेगुलेशन 26 के अकॉर्डिंग ही हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं। आइए हम करेंगे, शाबाश। इक्विटी शेयर्स may be offered for sale, may be offered for sale to public if such शाबाश, आप ध्यान से बात को नोट करेंगे। if such equity shares have been held by the seller for a period of at least 1 year prior to the filing of draft offer डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पहले सेबी के पास जाता है, तो उससे 1 साल पहले आप 1 साल तक आपने उसे, एटलीस्ट 1 ईयर तक आपने उसे होल्ड किया हो। हेल्ड बाय द सेलर मतलब इशूअर, फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर prior to the filing of draft offer document। शाबाश बेटा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी and subject to the provisions of the Companies Act and SEBI regulations and SEBI ICDR 2009, जो कि आप अभी कर रहे हैं। आगे नोट करिए, the following principles are applicable in this regard, जो प्रिंसिपल्स हैं इस रिगार्ड में वो कुछ इस तरह से हैं, इन दिस रिगार्ड। शाबाश बेटा। तो पहला प्रिंसिपल सुन लीजिए, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स,
equity shares received on conversion. Equity shares received on conversion or exchange of fully paid up compulsorily convertible securities. Compulsorily convertible securities, including depository receipts. डिपॉजिटरी रिसीट्स भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, आप पहले नोट कर लीजिए फिर समझाता हूं. आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल. ठीक है बेटा. द होल्डिंग ऑफ, बहुत इजी पॉइंट है, आप बस पेशेंस से सुन लीजिए. द होल्डिंग पीरियड, हमने कहा ना 1 साल तक होल्ड कीजिए, तो होल्डिंग पीरियड ऑफ सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज holding period of such convertible securities as well as, शाबाश, नोट करेंगे बेटा, as well as that of, मैं समझाऊंगा बेटा डायग्राम से, रिजल्टेंट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, टुगेदर shall be considered for the purpose of calculation of 1 year period. कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर पीरियड. क्या मतलब है बेटा? शाबाश. यानी ये था कन्वर्जन पीरियड, और ये था बेटा पीरियड आफ्टर कन्वर्जन. ये था पीरियड आफ्टर कन्वर्जन. और क्योंकि रेगुलेशन शुरू में कहते हैं कि 1 साल तक आपने उसे होल्ड करना है. In case of equity shares received on conversion or exchange of fully paid up compulsorily convertible securities, including depository receipts, are being offered for sale, holding period of such convertible securities, क्योंकि ऊपर आप क्या पढ़ के आए हो, इसके ऊपर आपने क्या पढ़ा? इक्विटी शेयर्स में बी ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इफ सच इक्विटी शेयर्स हैव बीन हेल्ड बाय द सेलर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर. यानी कम से कम 1 साल तक तो उसे हेल्ड करना है. इशूअर 1 साल तक हेल्ड करे. तो यहाँ 2 पीरियड हैं. एक तो ये तो बेटा पीरियड कन्वर्जन से पहले,
ठीक है। पीरियड बिफोर कन्वर्जन, यानी ये कौन सा पीरियड है, आइए इसको एक बार यहाँ नीचे लिख लेते हैं ताकि आप, पीरियड आफ्टर कन्वर्जन, और ये है पीरियड बिफोर कन्वर्जन, पीरियड बिफोर कन्वर्जन। तो जब हम एक साल कैलकुलेट करेंगे तो उस एक साल की कैलकुलेशन में ये पीरियड भी काउंट होगा और ये पीरियड भी काउंट होगा। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। मान लो ये पीरियड था, शाबाश, 3 साल, ये पीरियड 3 साल था, और अभी, और ये वाला पीरियड 3 साल है और ये पीरियड 6 महीने है, ठीक है। तो एक साल कैलकुलेट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ 1 ईयर कैलकुलेट करने के लिए, इसमें 3 + 6, ये है 6 मंथ्स, ठीक है, और ये 3 ईयर्स, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया जी 3 ईयर्स 6 मंथ्स। तो 3 ईयर्स 6 मंथ्स एक साल से ज़्यादा है तो आपको ऑफर फॉर सेल करने देंगे, यानी कन्वर्जन पीरियड को भी काउंट करना है। जब आप एक साल को काउंट करेंगे, जब आप 1 ईयर पीरियड को काउंट करेंगे, जब आप 1 ईयर पीरियड को काउंट करेंगे तो कन्वर्जन पीरियड को भी आप काउंट करेंगे। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। शाबाश बेटा। चलिए हम आगे, हमने पॉइंट पढ़ने हैं बेटा। चलिए इसे हम ए पॉइंट का नाम देते हैं, ये जी ए है, ए। चलिए कन्वर्जन पीरियड को भी कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे बी पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग। कोई बात नहीं बेटा, अगर समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा बैक करके आप दोबारा से देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आई बेटा, आई एम ऑलवेज देयर टू रेस्क्यू यू, टू हेल्प यू। रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग, द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग equity shares, the requirement of holding equity shares for a period of 1 year, for a period of 1 year, shall not apply, shall not apply, शाबाश, shall not apply, कौन कौन से जगह अप्लाई नहीं होंगे, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ वो अप्लाई नहीं होगी। शाबाश, आइए हम उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट सुनिए ध्यान से, in case of an offer for sale, of specified securities, of a government company, अगर ये ऑफर ऑफ सेल गवर्नमेंट कंपनी लेकर आ रही है तो 1 ईयर पीरियड होल्ड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से बात बेटा, ठीक है। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई और स्टैट्यूटरी लीगल अथॉरिटी है वो ये लेकर आ रही है तो भी ये अप्लाई नहीं होगा। और शाबाश, और कॉरपोरेशन, कोई कॉरपोरेशन जो स्पेशल एक्ट से बनी है वो भी वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। और एनी एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी होती है बेटा जिसे किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप एंड
controlled by, set up and controlled by, यानी by any one or more of them, by anyone or more of them. More of them, which is engaged in infrastructure sector. Infrastructure सेक्टर, यानी इन सब केसेस के लिए एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है कोई खास काम को करने के लिए, और बाद में वो अपने जिन लोगों ने उसे बनाया है बाद में उन्हें उनके अंदर ही जाके वो मर्ज हो जाता है। तो यहाँ 1 ईयर वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर 1 ईयर वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी बेटा। दूसरी बात हम यहाँ करेंगे बेटा दूसरी बात करेंगे, मुझे 1 घंटा ही अलॉटेड है आज में और ये टाइम ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड से चलाऊंगा बेटा रिमेनिंग को, और आप बाद में फिर उसे पूछ सकते हैं। इफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज offered for sale शाबाश were acquired pursuant to any scheme शाबाश approved by high court अंडर सेक्शन, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 391 to 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 बच्चों ध्यान से सुन लो, मर्जर वगैरह आज भी कंपनीज एक्ट 1956, आज हम फरवरी 2016 में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फरवरी 2016 में ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आज भी कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई होता है। ध्यान से सुन लो, आज तक ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही काम होता है। कंपनीज एक्ट 2013 अभी तक नोटिफाइड नहीं है इन सेक्शंस के लिए। ये सेक्शंस क्या है, मर्जर के लिए होते हैं बेटा, मर्जर और कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, मर्जर वगैरह के लिए होते हैं। अगर दो कंपनियों को मर्ज करने के लिए हाई कोर्ट ने कोई स्कीम बनाई है, ठीक है, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज उस स्कीम के तहत आपको मिली थी, इफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जिन्हें आप ऑफर फॉर सेल पे डालना चाहते हैं, अगर आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर फॉर सेल पे जानना चाहते हैं, वो एक्वायर्ड, और वो आपने कब प्राप्त की थी, परजुएंट टू एनी स्कीम, भाई वो एक स्कीम के तहत प्राप्त की थी। वो स्कीम कौन सी थी, जो मर्जर के लिए स्कीम थी, जो हाई कोर्ट ने रिकमेंड की थी, सेक्शन 391 to 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो स्कीम चलाई थी। हाई कोर्ट के पास पावर होती है, जब सेक्शन 391 to 394 कोई स्कीम बनती है तो हाई कोर्ट उसे अप्रूव करता है। सेक्शन 391 to 394 क्या है, मर्जर वगैरह के सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट 1956 के, तो उसके तहत एक स्कीम बनती है, और जो दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, शाबाश, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को अपने में मर्ज कर लिया, अब बी के शेयर होल्डर्स को, अब बी कंपनी के बी के शेयर होल्डर्स को, शाबाश सुन लो ध्यान से, ठीक है, ए कंपनी ने बी को मर्ज कर लिया, ए कंपनी ने बी को मर्ज कर लिया। अब जो बी के शेयर होल्डर्स हैं, बी के शेयर होल्डर्स को ए कंपनी के शेयर मिलेंगे, ठीक है, बी के शेयर होल्डर्स को ए कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो बी के शेयर होल्डर ने ए कंपनी के शेयर्स को जो प्राप्त किया वो सेक्शन 391 to 394 की स्कीम के तहत किया, तो वहां 1 ईयर की ऑब्लिगेशन, शाबाश, वहां 1 ईयर की ऑब्लिगेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू होगी। शाबाश बेटा, वहां 1 ईयर की
स्कीम ये लागू नहीं होगी। शाबाश बेटा। आइए इसका एक लास्ट पॉइंट भी करेंगे, थर्ड। सेकंड पॉइंट पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बेटा आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। इफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, if the specified securities offered for sale were issued under a bonus issue। बोनस इशू का मतलब आप जानते हैं ना। अब मेरे पास इस सेशन में नहीं टाइम कि मैं बोनस इशू बताऊं। मैं मानता हूं, एजम्पशन लेता हूं कि आपको पता है। नहीं पता बेटा आप मुझसे पूछेंगे बाद में। इफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल वर इशूड अंडर अ बोनस इशू, शाबाश, ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड। बोनस इशू किस पर होता है? जो सिक्योरिटीज आप ऑलरेडी हेल्ड करते हैं, ये बात ध्यान रखना। सिक्योरिटीज हेल्ड, ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड for a period of at least 1 year। prior to to the filing of prior to the filing of filing of draft offer document with SEBI and further subject to following conditions। further subject to following conditions क्या कहना चाहता है भाई? आपने फॉलोइंग कंडीशंस, आपके पास 100 शेयर थे पहले, आपके पास 100 शेयर थे और आपने 1 साल तक उन्हें हेल्ड किया था 100 शेयर्स को। अब 1 साल के बाद आपको 10 शेयर और बोनस मिल गए, यानी 110 हो गए। तो कहते हैं जी एक साल की रिस्ट्रिक्शन यहाँ उन शेयर्स पे नहीं लगेगी, बट उसके लिए भी 2 शर्तें हैं, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या शर्तें हैं? सच, ये जो बोनस इशू हुआ होगा, such specified securities being issued out of free reserves शाबाश, बहुत ध्यान से नोट करनी है। एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, एंड शेयर प्रीमियम फ्री रिजर्व में से दे रहे हो या तो शेयर प्रीमियम में से दे रहे हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग in the books of accounts at the end of financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with SEBI आइए
ध्यान से इस लास्ट पॉइंट को मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से आपने नोट करना है। थर्ड पॉइंट, शाबाश, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ लास्ट पॉइंट पे बेटा, ये सेशन का टाइम मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसीलिए फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा, एक आखिरी कोशिश करूँगा। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बेटा आप फिर मुझसे पूछेंगे। शाबाश बेटा, ठीक है। कहते हैं इफ़ द सिक्योरिटीज, इफ़ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल वर इशूड अंडर अ बोनस इशू, जिन्हें आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं ये शेयर बोनस इशू में मिले थे बेटा। अब बोनस इशू क्या होता है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को कैश में नहीं दे रहे, शेयर्स में दे रहे हैं। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को कैश में नहीं दे रहे, प्रॉफिट को शेयर में दे रहे हैं। जब प्रॉफिट को शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बोनस इशू कहते हैं, ठीक है बेटा। बोनस इशू मतलब कंसेप्ट ये है कि आपको फ्री रिजर्व्स में से दे रहे हैं बेटा, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से दे रहे हैं बोनस इशू, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। कहने का मतलब प्रॉफिट से वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं तो सिर्फ वैसे समझाने के पर्पज़ के लिए कह रहा हूँ कि उसे आपको बोनस इसलिए बोनस बोल रहे हैं उसे, ठीक है, ठीक है। और बोनस इशू आपको कब मिला जाता है? ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड, हमेशा आपके पास पहले शेयर होने चाहिए तो ही बोनस मिलता है। फॉर अगर आपने वो शेयर्स 1 साल के लिए हेल्ड किए थे, यानी आपके पास 100 शेयर 1 साल तक थे, ठीक है, 100 शेयर 1 साल के लिए थे, फिर 10 शेयर आप पे होते थे। prior to the filing of draft offer document with SEBI and further subject to the following conditions, सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो आपको सिक्योरिटीज मिली हैं जिन्हें ऑफर फॉर सेल पे डालना चाहते हो, बीइंग इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, या फ्री रिजर्व्स में से या शेयर प्रीमियम अकाउंट में से दिए गए, इशू किए थे आपको, एग्जिस्टिंग in the books of accounts of at the end of the financial year preceding the financial year in which the offer document is filed with SEBI, ठीक है। आइए इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा एक बारी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हाँ मान लीजिए बेटा, यह है 31 मार्च 2015 और आप ऑफर डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया सितंबर 2015 में, ठीक है। तो 31 मार्च 2015, शाबाश, 31 मार्च 2015 में जो रिजर्व्स थे बैलेंस शीट में या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था, उसमें से आपने बोनस इशू किया है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल, 1 साल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, 1 साल की बात एप्लीकेबल यहां पर नहीं होगी। शाबाश। सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, लास्ट पॉइंट, बस एक लाइन का पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज नोट बीइंग इशूड by utilization of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer। बेटा टाइम नहीं है, लास्ट पॉइंट पर आपको छोड़ता हूं मैं, लास्ट पॉइंट आपके लिए छोड़ता हूं, होप कि समझ में आया होगा। ये लास्ट पॉइंट है आपका, और वैसे तो मैं हर क्लास को रिवाइज करवाता हूं लास्ट में, लेकिन आज टाइम नहीं है मेरे पास रिवीजन का, तो आप ध्यान देंगे और इसे आप अच्छे से समझेंगे। सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज नोट बीइंग इशूड बाय, यानी इन सिक्योरिटीज को जिन्हें आप ऑफर फॉर सेल पे लगा रहे हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में से इशू ना हुई हो, और जो प्रॉफिट्स रियलाइज नहीं हुए हैं उनमें से अगर ये सिक्योरिटीज इशू हुई हैं, फिर 1 ईयर वाली बात आपको माननी पड़ेगी। अगर उनमें से नहीं करी, फिर 1 ईयर वाली बात आपको नहीं माननी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।